फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसको आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के नाम से जाना जाता है और भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उस संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इस भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में 3 आड़ी पट्टियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली पट्टी है केसरिया रंग की और दूसरी है सफ़ेद रंग की और तीसरी है हरे रंग की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र बना हुआ है जिसमें कितनी 24 तीलियां हैं। अब दोस्तों, इन अलग अलग रंगों की जो पट्टियां हैं इनका अलग अलग महत्व है। जैसे कि जो सबसे ऊपर पट्टी है वो केसरिया रंग की है और यह जो केसरिया रंग है यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में आप देख रहे होंगे कि सफ़ेद रंग की पट्टी है जिसमें नीले रंग का चक्र है और दोस्तों सफ़ेद रंग की जो पट्टी है वह सत्य और शांति का प्रतीक है। तीसरी जो सबसे नीचे पट्टी है दोस्तों हरे रंग की पट्टी है, आप देख रहे होंगे, यह विकास और उर्वरता एवं खुशहाली का प्रतीक है। और दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जब भी कभी इसका निर्माण किया जाता है तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 होना चाहिए। तो भारत के तिरंगे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसमें 3 अलग अलग रंगों की पट्टियां हैं, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। 22 जुलाई 1947 को इसको भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसमें नीले रंग की 24 तीलियों वाला क्या है, एक अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है, जो कि देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये जो नीले रंग का चक्र है दोस्तों यह क्या है, अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसमें आप ध्यान रखिए 24 तीलियां हैं और इसका रंग भी याद रखिए कि यह नीले रंग का अशोक चक्र है, इसको आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरे, पीला और लाल रंग की आड़ी पट्टियों वाला तिरंगा ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया था। दोस्तों, भारत में यह जो तिरंगा झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, इससे पहले आज़ादी के पहले दोस्तों एक अलग तिरंगा झंडा फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर था स्टुटगार्ट, उसमें इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज को कुछ परिवर्तित रूप में फहराया था। किसने फहराया था? मैडम कामा ने। तो इसको भी आप याद रखिए, विदेशी धरती पर जो अपना भारत का झंडा था उसको मैडम कामा ने सबसे पहले फहराया था। दोस्तों, आज़ादी के बाद देश के बाहर किसी विदेशी भूमि पर ऑस्ट्रेलिया में प्रथम बार भारतीय झंडे को आधिकारिक रूप से फहराया गया था। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी धरती पर आज़ादी के बाद भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पर फहराया गया। तो दोस्तों याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में। और विदेशी धरती पर स्वतंत्रता के पहले सर्वप्रथम मैडम कामा ने जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराया था। और दोस्तों, इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जानकारी, 29 मई 1953 को प्रथम बार भारत के तिरंगे को माउंट एवरेस्ट में तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा फहराया गया था। माउंट एवरेस्ट दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी यह सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 फीट है। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कहाँ पर,
अंतरिक्ष स्पेस में फहराया गया था। कब? 1971 में। उसके बाद दोस्तों 5 अप्रैल 1984 को प्रथम बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इस तिरंगे को अपने स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा चंद्रमा पर पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे दोस्तों। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। जब पहला चंद्रयान मिशन भारत ने भेजा था चंद्रमा पर, तो उसी समय राष्ट्रीय ध्वज को चंद्रमा में फहराया गया था। दोस्तों चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय एजेंसी, इन तीनों ने ही अपने अपने झंडों को, नेशनल जो फ्लैग है उनको चंद्रमा पर फहराया है। तो भारत कौन सा देश है? चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर अपने राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग को फहराया है। और दोस्तों भारत में अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उपयोग से संबंधित एक कोड जारी किया था और 2002 में इसी को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा गया, जिसको 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। अब इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को इसे अपने निजी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन ध्वजारोहण करने का अधिकार मिल गया था। तो वर्तमान में जो फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराने से संबंधित जो नियमावली है उसको आप याद रखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसको 2002 में लागू किया गया था। अगला हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वह है दोस्तों राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसको आप कई बार स्कूलों में आप सुबह सुबह प्रार्थना के समय गाते रहे होंगे। तो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान से संबंधित जानकारी लेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय गान हमारा है जन गण मन, जिसकी रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी जो मूल रूप की संरचना है वह दोस्तों इसको बांग्ला भाषा में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी जो मूल रचना है उसको किसमें? बांग्ला भाषा में किया था। राष्ट्रगान को दोस्तों भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जब तक इनको सरकार के द्वारा अपनाया नहीं गया था तब तक यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं थे और सरकार ने इनको, भारत की सरकार ने या संविधान सभा ने इनको बाद में अपनाया था। इस राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और उस समय इसका शीर्षक था फ्रेंड्स भारत भाग्य विधाता। और आप राष्ट्रगान में देखिए, राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं और हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको गाने का जो समय है वह 52 सेकंड का है दोस्तों। इसको 52 सेकंड में गाना चाहिए। तो मुख्य आप बातें याद रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, मूल रूप में बांग्ला भाषा में इसकी रचना हुई थी। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत कर लिया था और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। उसके बाद 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें कुल 13 पंक्तियां हैं और इस जनगण मन राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये आप मोटी बातें जो हैं उनको याद रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया था और इसका जो शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका क्या शीर्षक था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। हिंदी व उर्दू में अनुवाद आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। यानी इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने? कैप्टन आबिद अली ने किया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय गान को संगीतमय और इसको धुन भी प्रदान किया था। टैगोर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना किया है, बांग्लादेश के और भारत के। 15 नवंबर 2010 को हमारा जो दूरसंचार विभाग है उसने एक विज्ञप्ति जारी किया जिसके द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून, यानी जो हम मोबाइल में रिंगटोन लगाते हैं, वह अब राष्ट्रगान को नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रगान को
कॉलर ट्यून के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और भारत में सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी किसकी रचना के लिए? गीतांजलि की रचना के लिए। और दोस्तों यह 1913 में इनको मिला था। दोस्तों मदर टेरेसा दोस्तों भारत की पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिला था। और 1979 में भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मदर टेरेसा है। उसके बाद हमारा दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान हो गया जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत हो गया दोस्तों वंदे मातरम। राष्ट्रीय जो गीत है वह वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना बंगाली भाषा में की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना किया है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना किया है। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार आता है कि किसने राष्ट्रगान की रचना किया, किसने राष्ट्रीय गीत की रचना की। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में किया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब? जब 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास में किया था। कौन था उपन्यास? आनंद मठ में। तो दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी को द्वारा जो रचित वंदे मातरम है उसको उनके किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों इसको याद रखिए, आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत को जनगण मन यानी राष्ट्रगान के समान ही दर्जा प्राप्त है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत की जो धुन है वह पन्नालाल घोष ने तैयार किया था। राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रगान को दोस्तों कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाना गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। इसका जो उर्दू में अनुवाद है वह आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला दोस्तों है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अगला कौन सा है? अशोक स्तंभ। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता दिया था। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि अशोक स्तंभ में नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र है। हमारा जो अशोक स्तंभ है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक ये पट्टी है और पट्टी में एक चक्र है, वही जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया जो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में है दोस्तों। तो एक चक्र है और इसके दाईं ओर एक सांड है। तो आप दाईं ओर देखिए एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित है। तो आप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसमें कौन कौन से पशु यानी कि कौन कौन से जानवर हैं? तो उसमें कौन सा हो गया? घोड़ा और सांड। उसके साथ साथ अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी अंकित होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है? सत्यमेव जयते अंकित होता है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए कि इसमें 3 जानवर हैं। पहला 4 सिंह, उसके साथ साथ बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर सांड, और नीचे की पट्टी में एक चक्र बना हुआ है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ में नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। और किस लिपि में? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है और इसको मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो आप ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। अगला दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ में 3 पशु हैं उनके बारे में। पहला है सिंह। सिंह क्या है? साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। दाईं ओर जो सांड है वह भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का
जानकारी देता है। घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। इसके बाद आता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्हों में से भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिसिस लिग्नाइस। इसका अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और शक्ति के कारण हमारा राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। कब? 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 में भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। तो अब बाघ परियोजना कब शुरू की गई, इसको भी याद रखिए। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनको शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में बाघ जो था वह उनका प्रतीक चिन्ह था। बाघ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। बांग्लादेश की बैंक नोटों पर भी बाघ का चिन्ह है दोस्तों। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कौन है? नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी, जो कि क्या है? मयूर। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मयूर यानी पाओ क्रिस्टेसस, इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस, उसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया था। मादा मयूर का रंग दोस्तों भूरा होता है और मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन, यह जो लंबी, आंख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मयूर के बारे में कुछ जानकारी। इसके साथ साथ दोस्तों नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से आकर्षक दृश्य पैदा करते हैं। भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। पूर्ण संरक्षण प्राप्त होने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारना कानूनी अपराध घोषित किया गया है। और दोस्तों सिकंदर मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर इसको अपने साथ ले गया था। भारतीय पुराण के अनुसार जो मोर है, मयूर, वह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी है। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड्स, अगला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है कमल। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नेशनल फ्लावर है दोस्तों कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलंबो न्यूसीफेरा। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। विवरण में विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी यह मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सभी देवी देवताओं की स्थिति यानी कि देवी देवता ये जो हैं ये किस में विराजमान हैं? कमल में। कमल में भगवान ब्रह्म, सरस्वती, लक्ष्मी, यह देवी देवताएं किसमें? कमल के फूल पर विराजमान है। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है नेशनल ट्री, जो कि है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है यानी कि बनियान ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बनियान ट्री, इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बथालेसिस। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष है दोस्तों। कई राज्यों में इसकी पूजा भी की जाती है। यह रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता है। जनवरी से मार्च तक का जो समय है वह बरगद का पुष्पकाल का समय होता है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना और फैला हुआ वृक्ष होता है। बरगद जितनी जो गहरी जो जड़ें होती हैं वह किसी और वृक्ष की नहीं होती हैं। बरगद के पेड़ से दूध जैसा रस निकलता है जिसको लेटेक्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेशनल जो सिंबल है नेशनल फ्रूट, जो कि है मैंगो। राष्ट्रीय हमारा जो फल है वह है आम। राष्ट्रीय फल है हमारा आम। वैज्ञानिक नाम है मोनियोफेरा इंडिका। भारत में आम को फलों का राजा भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। फलों का राजा किसको कहा जाता है? मैंगो को। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक भी माना गया है। और साइंस के लिहाज से जानें तो आम में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तीनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए जिसकी कमी से
रतौंधी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सभी खट्टे पदार्थों में लगभग विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह कैल्सीफेरा। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से बचपन में बच्चों की आपने देखा होगा कि जो हड्डियां हैं पैरों की वह क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। क्यों? विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों। और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग भी होता है। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। आम का जो पेड़ है वह राष्ट्रीय वृक्ष है किस देश का? बांग्लादेश का। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम आम के पेड़ की बागवानी भारत में ही शुरू हुई थी। अगला हमारा जो नेशनल सिंबल है वह है दोस्तों नेशनल स्पोर्ट। कौन सा? हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। हॉकी जो स्टिक होती है जिससे हॉकी खेला जाता है वह 91 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो सफ़ेद गेंद होती है उसका वजन होता है 155 ग्राम। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 1928 में ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से पराजित कर पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अपना जारी किया था जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जिसमें 24 हॉकियां स्टिक एक पहिए के रूप में सजी हुई हैं। तो जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज में आपने देखा होगा कि एक गोलाकार जो चक्र है वही उसी प्रकार का लोगो जारी किया गया है हॉकी के द्वारा दोस्तों। अगला हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वह है राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। तो दोस्तों हमारा जो नेशनल रिवर है वह है गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत सरकार ने 9 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। यह जो नदी है वह गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें से यमुना, सोन, टॉन्स, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, इनको भी आप याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों जो गंगा नदी है वह गोमुख से निकलने के पश्चात भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है, और यह अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहाँ पर इसको दोस्तों पद्मा नाम से जाना जाता है, और भारत में यह उत्तराखंड से निकलती है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश पहुँचती है, फिर बिहार पहुँचती है, उसके पश्चात झारखंड, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से यह 5 राज्यों से होकर के बहती है कौन सी? गंगा नदी। पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और दोस्तों बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। अंत में नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके पहले एक विशाल डेल्टा भी बनाती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है दोस्तों नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों हमारा डॉल्फिन। वर्ष 2009 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह प्लाटानिस्टा, और जो गंगा की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी शुरू किया है। इसे गंगा का टाइगर उपनाम से भी जाना जाता है, यानी कि गंगा टाइगर किसको कहा जाता है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को गंगा का टाइगर भी कहा जाता है।
विश्व के ताजे पानी में केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा और चंबल नदी में, इसके अलावा पाकिस्तान के सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, इनकी आंखों में लेंस नहीं होते हैं। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। वहीं पर डॉल्फिन का देखा जाए तो उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा की अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि में रुपया को मिलाकर बनाया गया था। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसकी अपनी अलग पहचान है। 5वीं से पहले दोस्तों अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय यूनियन का यूरो, ये जो 4 मुद्रा है वह भारत की मुद्रा के पहले इनकी अपनी अलग पहचान है और भारत की मुद्रा है 5वीं। मुंबई के आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को यानी आर को डिजाइन किया है। इसके बारे में और जानकारी दोस्तों, जो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है वह देवनागरी के अक्षर र से और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर में बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, जैसे हमने ये हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है और इसमें एक रेखा बीच में काटती है, तो यह जो किसका प्रतीक है, तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इस सीधी लाइन का आशय समानता भी है। तो दोस्तों, इस सीधी लाइन का आशय क्या है, समानता है। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आता है दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु, जो कि क्या है, हाथी है। हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। 21 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट हाथी यानी हाथी परियोजना की शुरुआत किया था। वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को वाहन के रूप में प्रयोग करते थे। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में मिलते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के में भी हाथी की उपस्थिति मानी जाती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है और भारत की जो बहुमत बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह भी हाथी है। महाभारत में उल्लेख अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु युद्ध का निर्णायक घटना थी। हाथी 4 राज्यों का राजकीय पशु भी है, जैसे केरल, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा। इन 4 राज्यों का हाथी राजकीय पशु भी है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा है राष्ट्रीय पंचांग। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका प्रथम महीना चैत्र है, जो अंग्रेजी यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च तारीख को आरंभ होता है। इसका अंतिम महीना है फाल्गुन। तो आप इसका पहला महीना जरूर याद रखिए, चैत्र, और अंतिम है फाल्गुन। कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने शक संवत को प्रारंभ किया था कब, 78 ईस्वी में। शक संवत को 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके साथ राष्ट्रीय पंचांग के जो 12 महीने हैं तो उनको भी आप याद करने का प्रयास करिए। पहला है चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, 5वां है श्रावण, 6वां है भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये हमारे राष्ट्रीय पंचांग के 12 महीने हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हमारी राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा है दोस्तों हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 के ए के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी हमारी भारत की राजभाषा है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी। तो भाषाओं से संबंधित भारत की कौन सी अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। वर्तमान में दोस्तों इसमें कुल 22 भाषाएं अंकित हैं। वैसे जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तो उस समय इसमें कुल 14 भाषाएं थी। तो दोस्तों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।